नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज हम बात करेंगे शेख हसीना को मिली जो सजा है उसके ऊपर। उन्हें मौत की सजा दी गई है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से और शेख हसीना को इसमें दोषी माना गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 2024 में जुलाई अगस्त में जब बांग्लादेश के अंदर काफी कुछ विद्रोह हुआ था, काफी कुछ उठापटक हुई थी, उस दौरान जो है 1400 लोगों की जान चली गई थी और 2500 के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए थे। इन 1400 लोगों की हत्या का दोषी शेख हसीना को माना गया है। इसके अलावा 2 और लोग दोषी भी करार दिए गए हैं, जिनमें पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान हैं, जिन्हें भी मौत की सजा दी गई है। इसके अलावा पूर्व आईजीपी है अब्दुल्ला अल ममून, जिन्हें सरकारी गवाह बनाया गया और उनको 5 साल की सजा दी गई है। अब इसमें पेच ये फंसता है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, उन्होंने भारत में शरण ली है। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या प्रत्यार्पण संधि है, इस पर बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। इसके अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कर्नल साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से, अब ये इसको कैसे देखते हैं? इस ट्रिब्यूनल की मान्यता कितनी है? क्योंकि कहा जाता है कि खुद ये बांग्लादेश की सिर्फ इंटरनल है, घरेलू जैसी है, इंटरनेशनल क्राइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इसकी बहुत ही लिमिटेड मान्यता है। और ये अगर आप इसको पूरे घटनाक्रम को समझें तो ये शेख हसीना की पॉलिटिकल करियर जो बचा खुचा था, क्योंकि वो तो सेल्फ एग्जाइल इंडिया में थी पिछले अगस्त के महीने से, उनको पूरी तरह से उनकी पार्टी अवामी लीग को खत्म करने के लिए ये पूरा एक जिसको हम चाहे आप कॉन्स्पिरेसी कहें या एक घटनाक्रम कहें, ये एक रचा गया था। और इसकी बहुत ही लिमिटेड मान्यता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे बैकलैश होगा काफी कुछ। और अभी आप आने वाले हफ्ते भर में के अंदर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में या तो पुलिस एट्रोसिटीज बढ़ेंगी या वहां की आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा और वहां की आम जनता को साइलेंस किया जाएगा, जो कि छोटी मोटी संख्या में उनके अवामी लीग के सपोर्टर थे। और आने वाला जो इलेक्शंस होंगे वो एक वन पार्टी या सिंगल पार्टी इलेक्शंस ही होंगे। तो इसकी मान्यता तो बहुत लिमिटेड है और ये हम मान के चलें कि शेख हसीना का जो एक सो कॉल्ड लिमिटेड करियर बचा था वो खत्म करने की एक साजिश है। जी ब्रिगेडियर सर, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, लेकिन उसमें प्रत्यार्पण संधि में साफ कहा गया है कि जो हत्या के दोषी होंगे या आर्थिक क्राइम किए होंगे, इस तरह के जो क्राइम होंगे उनके तहत ये प्रत्यार्पण संधि मान्य है। लेकिन अगर आप राजनीतिक द्वेष के चलते प्रत्यार्पण मांगेंगे तो उसमें भारत इनकार कर सकता है। अब ये सिचुएशन में कैसे लगता है, भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत मना करने की स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि ये ट्रीटी में एक क्लॉज है, इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जो दोषारोपण उनके ऊपर हुआ है वो इसी लिहाज से किया हुआ है कि किसी भी कीमत पे शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को वापस कर दे। लेकिन भारत बांग्लादेश का या शेख हसीना के रेजिम का या शेख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ भारत के बड़े घनिष्ठ और अच्छे संबंध रहे हैं और भारत बांग्लादेश का जनक भी रहा है। तो भारत ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसे नाजुक दौर में शेख हसीना का साथ छोड़े। दूसरी बात, देखिए प्रत्यर्पण संधि जब होती है, जब मान्य होती है, जब रिश्ते सामान्य हों। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के साथ मतलब एक तरह से भीतरघात किया है, वो बताता है कि किस तरह से बांग्लादेश को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। वो यकीनन पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, तो जब पाकिस्तान से अपना ही देश नहीं संभल रहा है तो वो बांग्लादेश को क्या रहनुमाई करेगा या क्या उसको सामरिक तौर पे मतलब सपोर्ट करेगा? तो बांग्लादेश, और देखिए आप वहाँ की जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। जो स्टूडेंट जो लीडर्स थे उनमें भी मतलब कई फैक्शंस हो चुके हैं। मतलब सारा जो मोहम्मद यूनिस है उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो बांग्लादेश खुद एक ऐसी स्थिति में है जो बिल्कुल वॉलेटाइल सिचुएशन में है। तो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। देखिए पिछली बार भी जब
शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था या पूरी फैमिली का जो कत्ल किया गया था, उस समय भी भारत ने शेख हसीना और उनकी सिस्टर को पनाह दी थी। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा अपने जो दोस्त हैं या जो हमसाया मुल्क हैं उनको हमेशा तरजीह दी है और आज भी वो यही करेगा। जी कर्नल साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रत्यार्पण को लेकर, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे नेता हैं जो फरार हो गए हैं, दूसरे देशों में पनाह ले ली है, उसके बाद वो कभी लौटे नहीं है। अब इस सिचुएशन में बांग्लादेश क्यों इस बात पर अड़ा हुआ है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, बुलाया जाए और सजा दी जाए? इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे एक जो पूरा का पूरा मोहम्मद यूनुस की एक चाल है, और वो किसी भी हालत में चाहेगा कि शेख हसीना आए बांग्लादेश में और बांग्लादेश में पब्लिक एग्जीक्यूशन हो, जिससे उसकी कोई लोकल स्टैंड आए, बढ़ जाए। और ये भारत किसी भी हालत में शायद नहीं होने देगा। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि हमारी जो प्रत्यार्पण उनके साथ ट्रीटी है, उसका क्लॉज का पूरा फायदा उठाएगा और किसी भी हालत में वो बात को हसीना को नहीं सौंपेगा और एक पॉलिटिकल असाइलम देगा। अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को सौंप दिया गया तो मोहम्मद यूनुस उनका पब्लिक एग्जीक्यूशन कराएगा बिना किसी कोर्ट या उनकी कैंगारू कोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें उनका ट्रायल कराकर, और एक वहां के आम या जो पॉपुलेशन है उसको अपनी तरफ दिखाने के लिए कि कैसे उसने कत्लेआम किया था, या उसको एक परसेप्शन बिल्डिंग करने की कोशिश करेगा। और जैसा हमें क्लियरली पता है कि बांग्लादेश हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है और एक बहुत क्रिटिकल बॉर्डरिंग स्टेट है विद सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नॉर्दर्न हिस्से में, और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए भी क्रिटिकल है। तो बांग्लादेश को पता है और वो इस तरह की सिचुएशन करने की कोशिश करता है। तो मेरे को नहीं लगता किसी भी हालत में भारत उनकी प्रत्यार्पण को मानेगा, और उनकी हिम्मत भी नहीं होगी भारत से कुछ कहने की, क्योंकि उन्होंने कभी भी पिछले 1 साल में कोशिश भी नहीं की कि हमारे साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए। जबकि एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश मोर और लेस लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसको भारत की ज्यादा जरूरत है, हमें उनकी उतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटेजिक जरूर नीड है, मान सकते हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक एंगल से हमें शायद बांग्लादेश की इतनी नीड नहीं है। पर क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है पाकिस्तान को अपने गोद में बिठाकर और चाइना की गोद में बैठकर, तो इस तरीके से इंटरनेशनली शायद एक ब्लंडर कर रहा है मोहम्मद यूनुस की ये जो पॉलिटिक्स है। मेरे को पर्सनली भी लगता है और ये हम देखेंगे भी कि बांग्लादेश बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत फिसलने वाला है, सोशली वहां पर राइट्स होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हम यहाँ पर कर्नल साहब ने भी जिक्र किया है पाकिस्तान का, अब यहाँ पर ये सिनेरियो जो समझ में आ रहा है कि जैसे ही शेख हसीना बाहर होती हैं देश से, यूनुस सरकार आती है, उसके बाद पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल जो है बांग्लादेश पर होता है। पाकिस्तान की फौज जो कि खुद हर फ्रंट पर हारती है, वो उनको ट्रेनिंग देने पहुंचती है, उनको सपोर्ट करती है हर तरीके से। अब इस सिनेरियो में क्या ये लगता है कि ये पाकिस्तान के प्रेशर में भारत पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो? मतलब जो बांग्लादेश की तरफ से ये प्रत्यार्पण संधि के जरिए प्रेशर बनाया जाएगा शेख हसीना को वापस लाने का, ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा हो? देखिए, भारत में जो मौजूदा सरकार है या भारत की जो स्टैंडिंग है या जो स्टेटस या स्टेचर है, जब ट्रंप भारत को नहीं झुका पाया तो पाकिस्तान की क्या बिसात है। पाकिस्तान तो खुद मतलब कई देशों के रहमो करम पे है। तो भारत की स्टैंडिंग बिल्कुल साफ है। भारत के ऊपर पहले भी प्रेशर डाला गया था जब शेख हसीना को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया था कि साहब इनको वापस करिए, इनके पास इतने मुकदमे हैं, ये मतलब हमारे देश के गुनहगार हैं। लेकिन भारत ने न तो कोई प्रतिक्रिया जाहिर करी और अपनी जो स्टैंड है उसको बरकरार रखा। भारत देखिए हमेशा मतलब जो भारत के हितैषी रहे हैं या जो भारत के मित्र रहे हैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि आप ये देखिए, बांग्लादेश का कोई मतलब कोई औचित्य नहीं बनता, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा। बांग्लादेश शेख हसीना की रिजीम में बहुत अच्छा कर रहा था, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा उसकी इकोनॉमी अच्छी कर रही थी,
लेकिन ये तो कोई डीप स्टेट का जो मतलब कहते हैं मतलब हैंडीवर्क था, और पाकिस्तान का जो हाथ था जिसमें और भी कई देश शामिल थे, उनके कहने पे ये सब जो आप देखिए सूरत हाल बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। तो भारत कोई किसी प्रेशर में आने वाला नहीं है। भारत वही करेगा जो हमारे राष्ट्र हित में है, जो हमें अपने जो हमारे अलाइज हैं या जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो बांग्लादेश की खुद टोन एंड टेनर में वो जैसे बचपन में नहीं हुआ करता था कि अगर एक भाई की पिटाई हो रही है तो 3 भाई अपने आप सुधर जाया करते थे। तो वो मतलब जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हमारे टाइम में होती थी, तो वही ये है कि अभी पाकिस्तान की जिस तरह से कुटाई की है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में, तो कई देशों के उनके जो मिजाज हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि भारत ने नो नॉनसेंस एटीट्यूड अपना लिया है। आतंकवाद के लिए बिल्कुल, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हिमाकत करता भी है तो बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी कर्नल साहब, आपको लगता है कि इस पूरे प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर अगर यूनुस सरकार के रहते वहां पर किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट बांग्लादेश में होता है तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर टेंशन ज्यादा क्रिएट हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मोहम्मद यूनुस कर तो कुछ भी सकता है, एक डिप्लॉयमेंट कर सकता है बॉर्डर्स पर, कुछ एक अपनी बीडीआर की मदद से, जो कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे हमारे देश की होती है, कुछ एक छोटी मोटी हरकतें या फायरिंग इंसिडेंट कर सकता है। और भारत को वो चाहेगा अपने देश में कि ये सारा खेल भारत का के द्वारा रचा गया है, जबकि भारत का उनके देश का में कोई रोल नहीं है। ये डीप स्टेट और उनके अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, इसमें कि भारत ने तो बल्कि अभी भी, पहले भी और आगे भी बांग्लादेश को हर तरीके से मदद करी है, बचाने की, उनको सेव करने की। और अभी भी यहां तक इतने हालात बिगड़ने के बाद भी उनको जब किसी चीज की जरूरत थी तो हमने उनको पहुंचाया है। यहां तक कि बिजली भी उनके पास नहीं थी, वो भी हमने प्रोवाइड करी। तो अगर वो करता है तो हमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि प्रॉब्लम अगर करता है उसको तो हम बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर हां, बांग्लादेश को एक लेसन जरूर मिल जाएगा। और यह भी याद रखने वाली बात है कि मोहम्मद यूनुस एक पपेट है, वो कोई वहां का लीडर नहीं है। वहां पे ना तो वो पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर है, ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। उसको तो पैराशूट लगाकर डीप स्टेट ने या चाइनीज और अमेरिकन डीप स्टेट ने वहां पर लैंड कराया, और वो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी रची जिसका हमें ज्ञात है, पता है सब। आपने भी एक लास्ट ईयर एक बड़ा अच्छा सा डिबेट किया था इस विषय को लेकर कि कैसे ये पूरा खेल रचा गया था। तो ये सबको ज्ञात है। और हमें एज ए कंट्री, हमारा बॉर्डर, हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमें केयरफुल तो रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके आसपास कुछ इस तरह की हरकतें होती रहे, या उसके नेबर्स, हमारे आसपास के कुछ एक नेबर्स बड़े वोलेटाइल है, हमने बड़े अच्छे से मैनेज कर रखा है। लेकिन बांग्लादेश मेरे को नहीं लगता है कि कोई बड़ा मेजर एस्केलेशन चाहेगा इंडिया के साथ। जी यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब आप बताएं कि एक तरफ जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को टैकल करने के इंडिया के पास बहुत तरीके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमने जो किया वो दोबारा हो सकता है। अब जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसके बाद तार वहां पर भी जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के जैश से, अब उसका पानी भी रोक दिया जाता है, फिर भी बिलबिलाता है। लेकिन इस सिचुएशन में अभी अगर हम बांग्लादेश और भारत की बात करते हैं तो भारत का अपर हैंड है। लेकिन अगर भारत को यह अपर हैंड रखना ही है और जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया है, बांग्लादेश को भी लेसन देकर रखना है, भारत की तरफ से और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, भारत ने अब बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और जिस तरह से अभी ये जो रेड फोर्ट पे अटैक हुआ है, उस पे भी हमारे जो मंत्रालय हैं या जो सीनियर लीडर्स हैं उस पे विचार कर रहे हैं। और भारत हमेशा एक सरप्राइज एक्शन लेता है। तो अभी पाकिस्तान में जिस तरह से हलचल मची हुई है, जिस तरह से उसके यहाँ आवाम में खौफ है, जिस तरह से उसकी पाकिस्तानी सेना खौफजदा है, तो ये बांग्लादेश और जो बाकी के देश हैं उनके लिए एक सबक है। क्योंकि भारत के साथ अगर कोई इस तरह का खिलवाड़ करेगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में, आप देखिए, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह की कि बगल वाले की दीवार में भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
और अगला जो हमारा जो एम होगा, जो मेरे अपने तासुरात हैं कि वो जो लीडरशिप पाकिस्तान की इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में, वो निशाने पे होंगे। और भारत के पास इस तरह की रिसोर्सेज और रीच हैं कि भारत को मतलब बॉर्डर या एलओसी या एलएसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। वो यहीं से उनका जो कहते हैं, फौज में कहते हैं, समरी डिस्पोजल कर सकता है। और अभी आपने उसका एक छोटा सा ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर 1 में देखा। तो इन सब चीजों को देखते हुए बांग्लादेश को भी ये चीज समझ में आ गई है कि किस तरह से वो फूक फूक के कदम रखेगा। रही बात मोहम्मद यूनुस की, तो वो उनकी तो कोई लोकल स्टैंडिंग है ही नहीं। वो तो ही इज ए पपेट, और वो अपने दिन गिन रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिन देखिए आपको कोई खबर मिल जाएगी कि या तो वो पलायन कर गए या कोई और दूसरा रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत ने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है, और ये जो मॉडल है वो भारत अब जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसका इजहार करेगा। और इसकी मतलब पूरी, इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमारी तरफ कोई भी अटैक होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, अगर गोली चली तो गोले से जवाब दिया जाए। जी कर्नल साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर भारत, जो कि बहुत मुमकिन है और हमें लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेंगे, ऐसे में ये यूनुस की हार मानी जाएगी, यूनुस का फेलियर माना जाएगा कि वो भारत से शेख हसीना को नहीं लाता। यूनुस का फिर क्या हश्र होगा? तख्ता पलट फिर से होगा? क्या यूनुस का असैसिनेशन होगा? क्योंकि इन देशों के अंदर, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें चाहे बांग्लादेश की बात करें, यहां पर सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। जब इमरान खान के साथ जेल में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको पता होगा पाकिस्तान में, तो यूनुस तो क्या ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यूनुस तो एक पपेटी है। ये हम 2 बार ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया इस चीज का अपने श्रोताओं को। यूनुस का कुछ नहीं होगा। यूनुस को या तो रातों रात गायब कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और व्यक्ति वहां पे आ जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वकार जमान जो उनका चीफ है वो टेक ओवर कर ले, और फिर वो डिक्लेयर करे कि दिसंबर की जगह हम मार्च की जगह जून में हम इलेक्शन करेंगे। कुछ ना कुछ इस तरह की या तो एक ऑल्टरनेटिव वो दुनिया के और अपने आवाम के लिए करेंगे। और ये तो बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना अभी करंट जो वहां पे परिस्थितियां हैं, जो हाल फिलहाल की परिस्थितियां हैं, उसमें शेख हसीना का तो वापस जाना ना वो शेख हसीना के लिए सेफ है, ना वो जाएंगी, और ना भारत मेरे ख्याल में परमिट भी करेगा, या भारत परमिट तो क्या, भारत उस चीज को सपोर्ट करेगा। और भारत एक इस रीजन में अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना जानता है बखूबी से, और वो कोई भी किसी भी हालत में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं डेवलप होने देगा अपने नेबर्स में जहां पर हमारे सिक्योरिटी हैजर्ड्स या हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स में कुछ हो। क्योंकि हम पहले ही काफी भुगत चुके हैं, और हमने भुगतने के बाद एक बहुत अच्छा सा एक एज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, हमने पाकिस्तान हो चाहे मालदीव्स हो चाहे नेपाल हो चाहे चीन की हर एक जगह हरकत हो, उसका हमने बहुत क्लियर कट और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तरीके से हैंडल किया, जवाब दिया, और एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन ग्लोबली उभर के आए हैं। अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या चीन हो या अमेरिका खुद हो, हमसे, भारत से किसी भी हालत में वो रॉन्ग चीजों पर नहीं टकरा सकता जी। तो इसलिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जी 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 कर्नल पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा पाएं। तो ये साफ हो चुका है कि भले ही शेख हसीना को मौत की सजा दे दी गई हो, लेकिन क्योंकि वो भारत में है, इसीलिए भारत के साथ जो बांग्लादेश की प्रत्यार्पण संधि है उसमें भारत का इस वक्त अपर हैंड है। यानी कि शेख हसीना की कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल लग नहीं रही कि वो बांग्लादेश जाएंगी। ऐसे में ये चाल जो है खुद यूनुस सरकार के खिलाफ बैठ सकती है। इसमें आगे क्या कुछ होगा वो अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।